जरा कल्पना कीजिए कि घर में एकदम मतलब जश्न का माहौल है। आपके बेटे को अभी अभी 12 लाख रुपए का पैकेज मिला है। हाँ, मतलब एक बहुत बड़ी बात है किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए। बिल्कुल। और सामान्य तौर पे ऐसे में क्या होना चाहिए? मतलब गले लगना, आंखों में खुशी के आंसू, मिठाइयां बांटना, है ना? हाँ, बिल्कुल यही होता है। लेकिन यहाँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके उलट इस बड़ी खुशखबरी को सुनने के बाद पिता आगे बढ़ता है और सीधे बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अरे बाप रे। हाँ, और जब उससे इस अजीबोगरीब हरकत का कारण पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि ये थप्पड़ ही उसके प्यार जताने का तरीका है। मतलब ये याद दिलाने के लिए कि बेटा इस थप्पड़ को डिजर्व करता है। ये तो मतलब ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये दृश्य जितनी तेजी से हमें चौंकाता है उतनी ही गहराई से एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक सवाल भी खड़ा करता है। सही कहा। मतलब एक पिता के दिमाग में ऐसी कौन सी प्रोसेस चल रही है जो शारीरिक हिंसा और स्नेह के बीच का फर्क ही पूरी तरह से मिटा देती है। एग्जैक्टली। और यही वो पहेली है जिसे सुलझाने के लिए आज हम इस डीप डाइव में एक बहुत ही खास और मतलब थोड़ी व्यंग्यात्मक स्रोत सामग्री के अंदर झांक रहे हैं। ये सतीश रे का एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जहां उन्होंने राजेश अंकल नाम के एक किरदार का पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया है जो एक ठेठ मिडिल क्लास भारतीय पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा उद्देश्य आज महज इस कॉमेडी स्किट पर हंसना नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पीछे का सच बहुत गहरा है। हाँ, हम उस कॉमेडी के छिलके को उतारकर ये देखना चाहते हैं कि इसके भीतर दक्षिण एशियाई परिवारों की जो एक बहुत ही आम लेकिन घुटन भरी वास्तविकता छिपी है, जहां प्यार को हिंसा से तौला जाता है, वो काम कैसे करती है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत हम राजेश अंकल के उसी रवैये से कर सकते हैं जो वो इंटरव्यू शुरू होते ही दिखाते हैं। हाँ, वो जो पैर छूने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। वो एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को भगवान के रूप से कम नहीं आंकते। जब होस्ट उनसे पैर छूने की बात करता है तो वो आधुनिकता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि दूर से ही घुटने से वाईफाई कनेक्ट करके या ब्लूटूथ से आशीर्वाद ले लो। हाँ, मतलब वो उस माध्यम का ही मजाक उड़ा रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं। वही तो, वो उसे तुच्छ साबित कर रहे हैं। और यही बात मुझे बहुत खटकती है। मतलब इंटरव्यू के शुरुआती कुछ मिनटों में वो साफ कर देते हैं कि वो होस्ट को भी पीट सकते हैं। उनकी जो सम्मान की परिभाषा है वो पूरी तरह से खौफ पर टिकी है। खौफ और कंट्रोल। लेकिन मुझे ये समझना है कि एक पिता जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, वो प्यार की इस हिंसक भाषा को गढ़ता कैसे है। मतलब उनके छोटे बेटे का किस्सा ही ले लीजिए। हाँ, वो जो 9वीं क्लास में है। हाँ, वो बेचारा ऑनलाइन क्लास में विदेशी टीचर डॉक्टर जॉनी सिन्स से पढ़ने जैसी अजीबोगरीब गलतफहमियों का शिकार है, जो कि एक बहुत ही डार्क कॉमेडी है अपने आप में। बिल्कुल, ये पीढ़ियों के बीच के तकनीकी फासले का एक बहुत ही हास्यास्पद रूप है। लेकिन बात सिर्फ गलतफहमी की नहीं है ना। एक दिन राजेश अंकल घर से बाहर जा रहे थे, बच्चा शांति से बैठा था और उन्होंने बिना किसी कारण के, मतलब लिटरली बिना किसी वजह के उसे पीट दिया। उनका तर्क था कि उनके जाने के बाद वो पक्का कोई गलती करता, तो इसलिए उन्होंने सजा का एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट? हाँ, मुझे तो ये किसी परवरिश का हिस्सा कम और डिक्टेटरशिप का कोई प्रीपेड मोबाइल प्लान ज्यादा लगता है, जहां गलतियों का डेटा पैक बाद में इस्तेमाल होगा लेकिन सजा का रिचार्ज पहले ही करा लिया गया है। मैं ऐसे केवल डिक्टेटरशिप या तानाशाही कहकर खारिज नहीं करूंगा। मतलब एक तानाशाह अपनी सत्ता का आनंद लेता है, उसमें एक सचेत क्रूरता होती है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? राजेश अंकल के मामले में ये प्रीपेड प्लान वाली जो स्थिति है ना, वो असल में उनके भीतर बैठे गहरे डर का नतीजा है। डर? किस बात का डर? ये डर है चीजों के हाथ से निकल जाने का। बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो अप्रत्याशित होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, और ये चीज इस पीढ़ी के पिताओं को बहुत असुरक्षित महसूस कराती है। मेक सेंस। उनके लिए कंट्रोल ही प्यार का दूसरा नाम है। जब वो बिना बात के बच्चे को मारते हैं तो वो असल में भविष्य की अनिश्चितता को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका लॉजिक बहुत साफ है कि अगर डरा कर रखूंगा तो सब सुरक्षित रहेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनका मानना है कि पिता की मार से अगर बेटा बच निकले तो वो पूरे खानदान की बेइज्जती है। हाँ, मतलब मार खाना भी एक तरह से पिता के अधिकार को वैलिडेट करना है। बिल्कुल। और ये अधिकार सिर्फ घर की चार दीवारी तक तो सीमित है नहीं। वो जो पीटीएम का वाकया स्रोत में बताया गया है, उनका बेटा दूसरे स्कूल में जाके क्रिकेट में सेंचुरी मार आता है।
एक नॉर्मल पिता तो शायद बहुत गर्व महसूस करेगा। और राजेश अंकल स्कूल जाकर पीटी टीचर को भी पीटते हैं और अपने बेटे को भी। यहाँ हिंसा सजा से आगे बढ़कर मतलब संवाद का, कम्युनिकेशन का एक मात्र जरिया बन चुकी है। सही बात है। क्या ऐसा है कि इस पीढ़ी के पास खुशी या गुस्सा जताने के लिए कोई दूसरी वोकैबुलरी बची नहीं है? इसका मनोविज्ञान ये है कि शारीरिक बल और सत्ता ही उनके लिए संवाद की सबसे सेफ जगह है। सेफ जगह? हाँ, जब भावनाएं जटिल हो जाती हैं, जैसे बेटे की सफलता पर गर्व भी है लेकिन साथ ही उसके हाथ से निकल जाने का डर भी है, तो उनका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उनके पास मुझे तुम पर गर्व है कहने की कोई इमोशनल ट्रेनिंग कभी रही ही नहीं। तो वो उसी भाषा पर लौट आते हैं जो उन्हें आती है। एग्जैक्टली। शारीरिक प्रभुत्व की भाषा। बीटी टीचर को पीटना असल में दुनिया को ये बताने का तरीका है कि मेरे बच्चे पर और मेरी दुनिया पर आज भी सिर्फ मेरा ही राज चलता है। वाओ, ये प्रभुत्व जताने वाली बात एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठाती है। अगर बचपन में बच्चों को पीटना दुनिया पर नियंत्रण जताने का तरीका है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आप उन्हें शारीरिक रूप से नहीं पीट सकते, हाँ, तब ये नियंत्रण की भूख कहाँ जाती है? स्रोत को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये भूख खत्म नहीं होती, बल्कि ये बच्चों की शादियों और उनके फैसलों को हाईजैक कर लेती है। बहुत ही सटीक पॉइंट है ये। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती उनके स्वतंत्र फैसलों से मिलती है। हाँ। और विवाह इसमें सबसे बड़ा अरीना है। बिल्कुल। राजेश अंकल की बेटी को होम साइंस पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उनका मानना है कि कमाने वाली लड़की से कोई शादी नहीं करता। हाँ, उनके हिसाब से फेमिनिज्म बस एक गुब्बारा है जो फट जाएगा और औरतें वापस किचन में ही जाएंगी। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे दिलचस्प विरोधाभास है वो तकनीक का इस्तेमाल है। एक तरफ वो पॉडकास्ट को मजाक समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की शादियों की भविष्यवाणी के लिए वो एस्ट्रोटॉक पर पूरी तरह से निर्भर है। अरे हाँ, एस्ट्रोटॉक। मतलब ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान विदेशी टीचर की ऑनलाइन क्लास नहीं समझ पाता, वो अपनी मान्यताओं को सही ठहराने के लिए एक ऐप को इतनी जल्दी अपना लेता है? इसे हम कन्फर्मेशन बायस का बहुत ही क्लासिक उदाहरण कह सकते हैं। पुरानी पीढ़ी हर उस तकनीक को तुरंत अपना लेती है जो उनके पुराने वर्ल्ड व्यू को चुनौती देने के बजाय उसे वैलिडेट करती है। अच्छा, तो एस्ट्रोटॉक उन्हें वैलिडेट करता है? बिल्कुल। एस्ट्रोटॉक नियतिवाद या फेटलिज्म को बढ़ावा देता है। ये बताता है कि सब कुछ पहले से तय है और इसमें बड़े बुजुर्गों के दखल की जरूरत है। ये तकनीक उन्हें उनकी खोई हुई सत्ता वापस सौंपती है। और इसके उलट जो चीजें बच्चों को स्वतंत्र सोच देती हैं, उन्हें वे सिरे से खारिज कर देते हैं। ये सत्ता वाली बात तो तब एकदम खुलकर सामने आ जाती है जब हम बड़े बेटे की कहानी सुनते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला किस्सा। हाँ, बड़े बेटे को परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप से बेदखल कर दिया गया है। और उसका गुनाह क्या है? उसने लव मैरिज कर ली है और फादर्स डे पर केवल प्राइवेट में विश किया, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया। मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ ओबीडियंस नहीं किया। एग्जैक्टली। राजेश अंकल का सीधा मानना है कि लव मैरिज का मतलब है पिता की हैसियत या औकात को चुनौती देना। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर एक बच्चे की जीवन साथी चुनने की आज़ादी एक पिता के ईगो पर इतना बड़ा हमला क्यों बन जाती है? क्योंकि इस पीढ़ी के लिए अरेंज्ड मैरिज केवल दो लोगों का मिलन है ही नहीं। तो क्या है? ये एक सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां परिवार का मुखिया अपनी हैसियत, अपने संपर्कों और अपनी पावर का प्रदर्शन करता है। जब एक बच्चा लव मैरिज करता है तो वो अनजाने में समाज के सामने ये कह रहा होता है कि मुझे अब आपकी नेटवर्क या आपकी समझदारी की जरूरत नहीं है। ओहो, ये तो उनके वजूद को ही खारिज करने जैसा हो गया उनके लिए। वही तो, ये केवल आज्ञा का उल्लंघन नहीं है, ये उनके इररेलेवेंट हो जाने का, अप्रासंगिक हो जाने का एक बहुत बड़ा डर है। और ये डर उनके तर्कों को किस हद तक बेतुका बना सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका अरेंज मैरिज के फायदे गिनाने का तरीका। मतलब वो कहते हैं कि अरेंज मैरिज इसलिए अच्छी है क्योंकि जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो वे पिता के पास पंचायत लेकर आते हैं, जिससे उनका टाइम पास होता है। हाँ, घर के फूफा जी का 2 साल तक मुंह फुलाए रखना उनके लिए किसी सफल शादी की निशानी है। मतलब ये तो एक बहुत ही अजीब किस्म का एंटरटेनमेंट हुआ ना। इसे हम साइकोलॉजी में क्राइसिस बॉन्डिंग कह सकते हैं। राजेश अंकल जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष और क्राइसिस को सुलझाने में बिताया है। हाँ, तो जब सब कुछ शांत होता है तो उन्हें घबराहट होती है। बिल्कुल, जब घर में शांति आ जाती है तो उन्हें खालीपन महसूस होता है। इसलिए उन्हें एक ड्रामा चाहिए, एक पंचायत चाहिए,
ताकि वे अपनी समस्या सुलझाने वाले मुखिया की भूमिका में दोबारा लौट सकें। और फूफा जी का मुंह फुलाना? हाँ, फूफा जी का मुंह फुलाना और उसे मनाना असल में उस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने का तरीका है, जहां हर व्यक्ति को अपनी अहमियत का एहसास होता रहे। और हनीमून को लेकर उनका लॉजिक तो मतलब इस मानसिकता की चरम सीमा है। अरे वो पहाड़ से धक्का देने वाला। हाँ, उनका साफ कहना है कि शादी के बाद हनीमून पर पहाड़ों में जाओगे तो लड़की धक्का दे देगी। उनका रोमांस का फॉर्मूला ये है कि पहले अरेंज मैरिज करो, बच्चे पैदा करो और फिर पति पत्नी मिलकर दोनों तरफ से उस बच्चे को पीटो। जब वो दोनों मिलकर बच्चे को पीटेंगे और बीच में उनकी नजरें मिलेंगी, तब असली बॉन्डिंग बनेगी। मतलब प्यार और रोमांस की नींव भी साझा हिंसा पर रखी जा रही है। ये बहुत ही डार्क है ना? जब एक पूरी पीढ़ी के लिए अपने बच्चों के फैसले उनकी ईगो पर हमला बन जाए और बच्चों को पीटना वैवाहिक रोमांस का तरीका, तो क्या ऐसी बुनियाद पर खड़े परिवारों में रिश्ते सच में बच पाते हैं? अगर सच कहूं तो रिश्ते बचते नहीं हैं, वे बस एक अदृश्य समझौते के तहत खिंचते चले जाते हैं। जब जीवन को देखने का नजरिया इस हद तक अलग हो और भावनाएं व्यक्त करने का तरीका केवल हिंसा हो, तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विभाजन पैदा होता है। और ये विभाजन हमें सीधे इस स्रोत के सबसे गंभीर और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर ले जाता है, जिसे हम मानसिक आघात या द ट्रॉमा डिवाइड कह सकते हैं। बिल्कुल, मानसिक आघात की दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया। हाँ, और ये अंतर तब साफ दिखाई देता है जब बड़े बेटे का जिक्र दोबारा आता है। वो बड़ा बेटा रोज के 2000 रुपए खर्च करके थेरेपी ले रहा है। और जब राजेश अंकल को ये पता चलता है कि उनका बेटा डैडी इश्यूज से उभरने के लिए थेरेपी ले रहा है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वो उसे पकड़कर फिर से पीट देते हैं। क्योंकि राजेश अंकल के वर्ल्ड व्यू में मानसिक स्वास्थ्य, थेरेपी या ड्रामा जैसे शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके लिए ये सब अमीरों का चोचला है। एग्जैक्टली, जो तब पैदा होता है जब इंसान के पास कोई ठोस काम धाम ना हो। उनके अपने शब्दों में कहें तो उनके लिए असली ट्रॉमा वो था जब 3-3 बच्चों की स्कूल फीस देनी होती थी और महीने की सैलरी नहीं आई होती थी। हाँ, जब बीमार माँ को मलेरिया हुआ हो और वो 102 डिग्री बुखार में भी परिवार के लिए रोटियां सेक रही हो। बिल्कुल। जब बच्चे का सिर फूट जाए और अस्पताल ले जाने पर न तो कोई बेड खाली मिले और न ही जेब में पैसे हों। जब हम ये बातें सुनते हैं ना, तो अचानक सारी हंसी गायब हो जाती है। एकदम सही बात है। ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि इस पिता का जो संघर्ष रहा है वो बहुत ही वास्तविक, क्रूर और मतलब हाड़ कंपा देने वाला रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, माना कि उनकी लड़ाई केवल जिंदा रहने की थी, लेकिन क्या सर्वाइवल की इस निरंतर लड़ाई ने उनके भीतर के इंसान को इतना कठोर बना दिया कि अब वो किसी भी तरह के इमोशनल पेन को दर्द मानने से इनकार कर देते हैं? इस पूरी स्थिति को मनोविज्ञान में मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के सिद्धांत से बहुत गहराई से समझा जा सकता है। अच्छा। हाँ, राजेश अंकल की जो पीढ़ी है उसने अपना पूरा जीवन इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर बिताया है। रोटी, कपड़ा, मकान और सर्वाइवल। उनके पास ये सोचने की लग्जरी नहीं थी कि वे अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ इतना था कि बच्चे भूखे ना सोएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए प्यार जताने की इकलौती भाषा संसाधनों को जुटाना थी। मतलब घर में राशन लाना और बच्चों की फीस भरना ही उनका आई लव यू था। एकदम सही एनालिसिस है ये। अब होता क्या है कि जब नई पीढ़ी बुनियादी जरूरतों से ऊपर उठ जाती है, जिन्हें इन्हीं पिताओं ने खून पसीना एक करके आर्थिक सुरक्षा दी है, बिल्कुल, तो अब वो पिरामिड के ऊपरी हिस्से मतलब भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति की मांग करने लगती है। और जब बेटा आकर डैडी इश्यूज की बात करता है तो पिता को ये एक पर्सनल अटैक लगता है। पिता सोचता है कि मैंने अपना खून जलाकर तुम्हें सब कुछ दिया और तुम मुझे बता रहे हो कि मैंने तुम्हें मानसिक रूप से बीमार कर दिया। वही तो, पिता को लगता है कि उनके जीवन भर के सैक्रिफाइस का कोई मोल ही नहीं रहा, उसे एक मजाक बना दिया गया। ये सच में एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। दोनों ही पीढ़ियां अपनी अपनी जगह गहरे दर्द में हैं, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे का दर्द समझने के लिए कोई साझी भाषा ही नहीं है। पिता के इस सर्वाइवल मोड का एक और पहलू स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आता है, और वो ये है कि ये संघर्ष अब उन्हें खुद ही खत्म कर रहा है। उनकी जो कंजूसी है, अपनी सेहत की अनदेखी है, वो अब जानलेवा हो चुकी है। ये सर्वाइवल मोड का एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो पैसा आ जाने के बाद भी नहीं जाता। उनकी वित्तीय आदतें उसी डर का एक्सटेंशन है कि कहीं वापस वही गरीबी ना आ जाए। वो ऑनलाइन शॉपिंग के डिलीवरी चार्ज को भी बहुत बड़ी फिजूल खर्ची मानते हैं। और इसे जस्टिफाई करने के लिए उनका लॉजिक देखिए,
वो अमेरिका के व्हाइट हाउस का उदाहरण देते हैं। ओ हाँ, वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस 250 साल से सिर्फ सफेद ही है। उन्होंने कभी मरून या मजेंटा रंग नहीं करवाया, बस चूना पुतवा लेते हैं। और इसी पैसे को बचा बचा कर अमेरिका इतना अमीर हो गया है। मतलब तर्क भले ही सुनने में कितना ही हास्यास्पद लगे, लेकिन इसके पीछे पैसा बचाने की एक भयंकर सनक काम कर रही है। और सबसे भयानक बात यह है कि ये सनक उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। क्योंकि वो अपने शरीर को भी एक लायबिलिटी या खर्च की तरह ही देखते हैं। उनके मुंह से खून आता है, लेकिन उसे बीमारी मानने के बजाय वो उसे छिपाने के लिए कहते हैं कि वो बाबा जी का हरा जूस पी रहे हैं। उन्हें करंट लग चुका है, घुटनों में भयंकर दर्द रहता है, लेकिन वो अस्पताल जाने को तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि रोज रोज छोटे मोटे खर्च करने से बेहतर है कि जब कैंसर जैसी कोई बहुत बड़ी बीमारी निकलेगी तब एक ही साथ सारा इलाज करा लेंगे। ये बहुत ही डरावना है। ये सोचकर ही सिहरन होती है कि कोई इंसान अपने ही शरीर को सिर्फ इसलिए नष्ट होने दे रहा है ताकि बैंक बैलेंस कम न हो जाए। और अगर आप उनके मनोरंजन के तरीकों को देखें तो वो भी कम दुखद नहीं है। तो कोर्ट केस वाला हिस्सा। हाँ, वो बताते हैं कि भाइयों से जमीन के बंटवारे के लिए कोर्ट में लड़ना उनके लिए रिटायरमेंट के बाद का पैशन है। कोर्ट कचहरी के चक्कर उनके लिए फैमिली रियूनियन की तरह है, जहां दिन भर लड़ने के बाद शाम को सब मिलके पट्टी बांधते हैं और आग सेंकते हैं। मतलब ये क्या है? असल में इस पीढ़ी के पुरुषों को कभी किसी हॉबी या शौक को पालने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए जब उनके पास समय होता है तो वे मुकदमों और विवादों में ही अपनी सेंस ऑफ कम्युनिटी खोज लेते हैं। ये बहुत ही अजीब है कि उन्हें अपनेपन का एहसास केवल विवादों के बीच ही मिलता है। लेकिन क्या इस पीढ़ी ने कभी उन कोमल भावनाओं को महसूस ही नहीं किया जिन्हें हम प्यार कहते हैं? ऐसा नहीं है। सालों बाद जब विमला पांडे उन्हें सब्जी मंडी में मिलती हैं तो राजेश अंकल उनसे जाके बात नहीं करते। इसके बजाय वो सिर्फ ये सुनिश्चित करते हैं कि विमला की नज़र उनके झोले पर पड़े जिसमें 5 तरह की सब्जियां और 250 ग्राम पनीर रखा है। यहाँ सब्जियां और पनीर सिर्फ खाने का सामान नहीं है। तो क्या है? ये उनके सबकॉन्शियस की एक बहुत बड़ी पुकार है। वो असल में उस महिला को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं आर्थिक रूप से कितना सक्षम हूं। तुमने मुझे ठुकराकर गलती कर दी। एग्जैक्टली। यहाँ भी प्यार और पछतावे को मापने का जो पैमाना है वो केवल भौतिक संसाधन है। ये उनके भीतर के भारी खालीपन को दर्शाता है। और ये खालीपन हमें उनकी उन अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों में भी साफ दिखाई देता है। मतलब जैसे कि वो मगरमच्छ से भरी नदी पार करके स्कूल जाते थे। हाँ, या वो गलत एडमिट कार्ड लेकर चले गए थे। हाँ, शादी का कार्ड लेकर परीक्षा देने गए और फिर भी मैथ्स में 35 नंबर लाके पास हो गए। देखिए, ये कहानियां केवल फेंकने या डिंगे हाँकने के लिए नहीं घड़ी जाती हैं। मनोविज्ञान में इसे अपने बच्चों के सामने अपनी कमजोरियों को ढकने का एक डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। मतलब खुद को एक हीरो की तरह पेश करना। बिल्कुल। शायद वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, शायद उनके पास अवसर नहीं थे। वो इन कहानियों के जरिए खुद को एक हीरो के रूप में स्थापित करते हैं ताकि उनके बच्चे कभी उन्हें कमजोर ना समझें। लेकिन इन सब कमजोरियों और इमोशनल इनकैपेसिटी को छिपाने का जो उनका अंतिम और सबसे खतरनाक तरीका है वो है शराब। हाँ, ये हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। राजेश अंकल बताते हैं कि वो बच्चों को मारने के अपराध बोध, मतलब उस गिल्ट को मिटाने के लिए शराब पीते हैं। उनका तर्क है कि वो होश में बच्चों को नहीं मार सकते क्योंकि होश में ममता जाग जाएगी। इसलिए वो शराब पीते हैं ताकि उन्हें याद ना रहे, और जब याद नहीं रहता तो कंफर्मेशन के लिए वो दोबारा मारते हैं। फिर इस बात पर गुस्सा आता है कि उन्होंने क्यों मारा, और इस गुस्से को शांत करने के लिए वो फिर से शराब पीते हैं। ये एक ऐसा टॉक्सिक चक्रव्यूह है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इस पूरी स्थिति को एक एनालॉजी या रूपक के जरिए समझने की कोशिश करूं तो मुझे ये पीढ़ी एक प्रेशर कुकर की तरह लगती है। अच्छा। हाँ, कुकर की सीटी क्या होती है? वो सीटी होती है संवाद, रोना, अपनी कमजोरियों को मानना। लेकिन इस पीढ़ी के पिताओं को बचपन से ही सिखाया गया कि मर्द रोते नहीं है। तो समाज ने उनकी सीटी को वेल्ड कर दिया। एग्जैक्टली, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। अंदर आर्थिक चिंताओं और अनकही भावनाओं का खौलता हुआ पानी है, और क्योंकि सीटी काम नहीं कर रही है तो ये दबाव किसी न किसी भयानक तरीके से तो बाहर आएगा ही। बिल्कुल आएगा। प्यार दिखाने के लिए 12 लाख का पैकेज लगने पर जोरदार थप्पड़ मारना या गिल्ट मिटाने के लिए शराब में डूब जाना, ये दिखाता है कि ये कुकर फट रहा है।
ये पीढ़ी प्यार करना तो बहुत गहराई से जानती है, लेकिन उस प्यार को सुरक्षित तरीके से जताना इनके लिए किसी पहाड़ पर नंगे पैर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। इस कुकर वाली एनोलॉजी के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। जब दबाव बढ़ता है और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता तो स्ट्रक्चर ही कमजोर पड़ने लगता है। ये महज एक राजेश अंकल की कहानी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का वित्तीय और भावनात्मक सर्वाइवल मोड है। जब आप दशकों तक सिर्फ डर और एक अंतहीन संघर्ष में जीते हैं ना, तो आपकी इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं पीछे छूट जाता है, जो कि बहुत दुखद है। हाँ, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म था जिसने उन्हें जिंदा रखा। लेकिन असली त्रासदी यह है कि जो ढाल थी वही आज उनके और उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ये उन्हें अंदर से खोखला कर रही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्रोत सामग्री, जिसे हम शुरुआत में महज एक साधारण कॉमेडी स्किट समझ रहे थे, वो असल में क्या है? ये हमारे दक्षिणी एशियाई मिडिल क्लास परिवारों में छिपे अंतर विरोधों का एक बहुत ही सटीक, तीखा और शायद थोड़ा डरा देने वाला आईना है। बिल्कुल। ये एक तरफ तो उस पुरानी पीढ़ी के उस हाड़ तोड़ संघर्ष का पूरा सम्मान करता है, लेकिन साथ ही ये बिना किसी झिझक के ये भी दिखाता है कि उस बेतहाशा संघर्ष ने किस तरह के ट्रॉमा पैदा किए हैं और पीढ़ियों के बीच कितनी गहरी खाइयां खोद दी हैं। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां एक पिता सीक्रेट एजेंट की तरह छुपकर प्यार करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि समाज में केवल औरत का पसीना और मर्द का सीना ही दिखना चाहिए, बाप का प्यार नहीं। सही बात है। जहां पर्सनल स्पेस का सीधा मतलब वो ये लगाते हैं कि बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं। वो एक ऐसे दौर में जिए हैं जहां जब बाप घर आता था तो बच्चे डर के मारे दुआ करते थे कि बाप वापस ऑफिस चला जाए। इस पूरी चर्चा से गुजरने के बाद हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है। बिल्कुल। हमने आज के इस डिस्कशन की शुरुआत उस 12 लाख के पैकेज पर मिलने वाले तेज थप्पड़ से की थी, लेकिन अब समझ में आता है कि वो थप्पड़ सिर्फ एक बच्चे के गाल पर नहीं पड़ा था। कहाँ पड़ा था? वो थप्पड़ असल में 2 पीढ़ियों के बीच खड़ी उस अदृश्य दीवार से टकराकर गूंज रहा था, जहां दोनों तरफ खड़े लोग एक दूसरे को देख तो रहे लेकिन समझ बिल्कुल नहीं पा रहे। आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल के साथ खत्म होती है। अगर एक पीढ़ी ने, एक पिता ने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उन्हें वो सब कुछ देने के लिए जो उसके पास कभी नहीं था, अपनी खुद की खुशियां, अपनी सेहत और अपनी भावनाओं का पूरी तरह से गला घोंट दिया, तो आज उन पिताओं और उनके बच्चों के बीच जो ये भारी भावनात्मक दूरी और कड़वाहट बची है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या वो उनकी परवरिश की एक बहुत बड़ी हार है, या फिर एक पूरी पीढ़ी द्वारा दिया गया सबसे बड़ा लेकिन सबसे दर्दनाक बलिदान? इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।